हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य के बारे में। जैसा कि बोर्ड आपके सामने है और मैंने प्रिपेयर कर रखा है ताकि ज्यादा समय जाया ना हो। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि गुप्त साम्राज्य में जो समय है वह 225 ईस्वी से 555 ईस्वी के लगभग था। देखिए, लगभग शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है, करना भी जरूरी है क्योंकि इतिहास में डेटे ऑथेंटिक होती नहीं और आप जानते हो कि ऑथेंटिक चीजें नहीं होती, वहां से पूछने से एग्जामिनेशन बोर्ड भी कतराता है क्योंकि वैकेंसी फिर कोर्ट में लटकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और कई वाकयात ऐसे हुए भी हैं। गुप्त साम्राज्य के पहले शासक हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी पत्नी कुमार देवी की संतान समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद में उनकी पत्नी दत्त देवी और समुद्रगुप्त की संतान हुई थी रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। यही चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहलाते हैं। हम एक एक चीज देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त और फिर गोविंदगुप्त। हालांकि गोविंदगुप्त पहले शासक बने थे, उसके बाद कुमारगुप्त बन पाए थे और कुमारगुप्त के छोटे लड़के थे स्कंदगुप्त, जो कि अंतिम गुप्त काल के शक्तिशाली सम्राट माने जाते हैं। और उसके बाद में पुरुगुप्त के बाद में तो लगभग गुप्त साम्राज्य का कबाड़ा ही हो चुका था और गुप्त साम्राज्य पतन की कगार पर पहुंच चुका था। कुमारगुप्त के बाद में बुद्धगुप्त और बुद्धगुप्त के बाद में इनका साम्राज्य का विभाजन हो गया था तीन भागों में, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त और वैन्यगुप्त के नेतृत्व में। नरसिंहगुप्त के बाद में यह वंशावली कुमारगुप्त तृतीय के नाम से आगे बढ़ी और कुमारगुप्त के बाद में विष्णुगुप्त। देखिए, मैंने पहले से बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है, ये थोड़ा सा मेरा एक अलग तरीका है और वंश वृक्ष जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने मौर्य काल में भी देखा होगा, मैंने पहले वंश वृक्ष ही बनाया था क्योंकि हम देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विजुअली चलना चाहिए, वीडियो के जैसा चलना चाहिए और वीडियो की तरह अगर चलता है ना तो हमें समझ में भी आता है और कौन कौन से कैरेक्टर उसमें हैं, कौन कौन से शासक हैं, एक बार पहले ही पता चल जाए तो बढ़िया रहता है, बाद में समझने में आसानी रहती है। हालांकि ये सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी और मैंने बोलना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं खुद पढ़ाए जा रहा था, फिर बाद में पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। खैर, ये कुछ तकनीकी खामियां कभी कभार हो जाती हैं, तो मैंने बोर्ड पे बहुत कुछ समझा तो चुका था, फिर देखा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी। खैर, ये चीजें तो होती रहेगी, लेकिन श्रीगुप्त जो है वह पहले शासक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, पहला और लास्ट तो आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि कभी कभार संस्थापक का नाम पूछ लेते हैं या अंतिम शासक का नाम पूछ लेते हैं। तो संस्थापक शासक है श्रीगुप्त और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। घटोत्कच गुप्त को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे क्योंकि यहां से कुछ मुद्दे उठेंगे। समुद्रगुप्त को थोड़ा बारीकी से देखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय को भी अच्छे से देखेंगे हम। रामगुप्त की एक आध बात देख लेंगे। कुमारगुप्त को भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। स्कंदगुप्त को भी देख लेंगे अच्छे से थोड़ा सा। पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, इनको देखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा नरसिंहगुप्त की एक आध बात, भानुगुप्त की, तो इस तरह से भी काम आ सकता है। और कभी कभार हमारी किस्मत खराब होती है तो क्या है कि एग्जामिनेशन बोर्ड क्रमबद्ध इतिहास भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित शासकों को क्रम से सजाइए। इस लिहाज से भी मैंने ये आउटलाइन बनाई है, तो देख लीजिएगा इसको एक बार। और अगर आपको क्रम में सजाने के लिए भी पूछे तो अंतिम गुप्त शासकों को ही पूछा जाता है। जनरली ये लिस्ट पूछी जाएगी तो पुरुगुप्त के बाद में भी पूछी जा सकती है, पहले भी आपको। खैर, तो चलिए शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। चलिए अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में। देखिए, श्रीगुप्त के बारे में सिर्फ आपको एक शब्द जानना है और वो है कि ये इस वंश के संस्थापक थे 225 ईस्वी में। हालांकि डिटेल बताने जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके इतना कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है, श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों का एक एक सिक्का मिला है नालंदा से डॉक्टर रोमिला थापर को, और उसके आगे वाले भाग पर लिखा हुआ है महाराज श्रीगुप्तस्य जयतो वर्जतम। और ये सिक्के वर्तमान राजस्थान सरकार के पास में पड़े हुए हैं और राजस्थान के वर्तमान में जो जयपुर
के अंदर जो अल्बर्ट म्यूजियम है वहां सारे सिक्के पड़े हैं, क्योंकि मैक्सिमम गुप्तकालीन सिक्के जो है मिले हैं वह बयाना से मिले हैं। बयाना पड़ता है भरतपुर राजस्थान में। तो वहां से ये अधिकांश सिक्के मिले, तो स्वाभाविक सी बात है राजस्थान सरकार के पास ही रहेंगे। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त का एक एक सिक्का मिला है। तो क्रमबद्ध पता है कि श्रीगुप्त पहले शासक थे और घटोत्कच गुप्त दूसरे शासक थे, ठीक है, और इतना लोड नहीं लेना है। अब बात करते हैं गुप्त काल के तीसरे शासक के बारे में। तो संस्थापक शासक हुए श्रीगुप्त। अब बात करते हैं इस वंश के तीसरे शासक, जिन्हें हम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। वास्तविक संस्थापक देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के 25 सिक्के मिले हैं। इन 25 सिक्कों में 20 सिक्के सोने के हैं और 5 सिक्के चांदी के हैं। तो पहला मुद्दा तो यहीं से निकल के आ जाता है कि सोने के सिक्के तो मैंने मौर्योत्तर काल के वीडियो में बताया था, भारत में सबसे पहले किसने चलाए थे? मिनेंडर ने, ठीक है। तो अब बात आती है कि चांदी के सिक्के चलाए किसने? तो चांदी के सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। मुद्दा एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए। साथ ही साथ इन सिक्कों पर गुप्त संवत का भी उल्लेख है, यानी गुप्त संवत का शुरुआत किसने करवाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 319 ईस्वी के आसपास गुप्त संवत शुरू हुआ था, यानी इनका शासनकाल भी 319 ईस्वी के आसपास शुरू होता है। इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वर्तमान में नेपाल में है, आप जानते हो, और मैंने अपने तीसरे वीडियो में महाजनपद काल में इस बात का जिक्र किया था। नेपाल में लिच्छवी वंश है जिसकी राजधानी थी वैशाली। यह एक क्षत्रिय वंश था की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इस सिक्के को मैंने खुद भी देखा है। इस सिक्के के आगे वाले भाग पर एक राजा घुटने पर बैठा हुआ रानी को कुछ दे रहा है। एक राजा घुटने पर बैठकर किसी रानी को कुछ दे रहा है, जैसे एक लड़का एक लड़की को घुटने पर बैठकर क्या देता है। उल्टा ना समझे, उस समय गुलाब का रिवाज नहीं था कि रोज दे रहा है, वो दे रहा था। जैसा डॉक्टर रोमिला थापर, पीवी काणे और आरजी भंडारकर तीनों बताते हैं कि शायद कोई सिंदूरदानी या फिर हो सकती है अंगूठी। अब ये राजा कौन है? तो नीचे उस सिक्के के नीचे वाले भाग पर, आगे वाले भाग पर, सिक्के के आगे नीचे वाले भाग पर लिखा हुआ है कि महाराजाधिराज चंद्रगुप्तस्य जयतो वर्चतम, यानी महाराजाधिराज चंद्रगुप्त की सदा जय हो। सिक्के को पीछे वाले भाग पर पलटते हैं तो पीछे एक सिंह वाहिनी देवी की तस्वीर उत्कीर्ण है और नीचे लिखा हुआ है लिच्छवय गोत्रस्य, यानी हो ना हो वो कोई लिच्छवी राजकुमारी है, कुमार देवी, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा इनका कि इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, ठीक है। दूसरा, भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए। तीसरा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट गुप्त सम्राट, जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त लोगों की नजर में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इनके जैसा सम्राट अब तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। लेकिन हमारे कुछ तथाकथित इतिहासकार ये कह देते हैं कि हमारे पास में प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सम्राट समुद्रगुप्त को जानने के प्रमाण सिर्फ एक ही है, और वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग शिलालेख, और ये लिखा था हरिशेन ने, जो कि महाराज समुद्रगुप्त के महासांधि विग्रहिक यानी एक तरह से विदेश मंत्री थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। ये पहले कौशाम्बी में थी, मैंने आपको बताया था अशोक के स्तंभों के बारे में भी। तो सम्राट समुद्रगुप्त को मैं इतना बड़ा दर्जा क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वो वजहें हम डिस्कस इतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी बारीकी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं इनकी कुछ उपाधियां, उन उपाधियों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े सम्राट हो सकते हैं। इनको वसुबंधु कहा जाता है, इनको धरणी बंद कहा जाता है, इनको परम भागवत कहा जाता है, इनको 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता। इनको सर्व राज्योच्छेदता कहा जाता है, और एक उपाधि आपने हर जगह पढ़ी होगी, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ये भारतीय नेपोलियन V.A. स्मिथ ने कहा है। इन स्मिथ साहब ने तो हिंदुस्तान के इतिहास का कपड़ा ही कर डाला है। खैर, इन पे भी हमें बात करने की इच्छा बहुत। सम्राट कर ही नहीं सकता। हिंदुस्तान तो छोड़ो, मैं तो यहां तक मानता हूं पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। इनकी उपाधियों से ही आपको पता चल जाता होगा कि ये कितने बड़े सम्राट हैं। हालांकि कुछ तथाकथित वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों ने भारतीय इस गुप्त सम्राट को दबाने की बहुत कोशिश की और प्रयाग प्रशस्ति तक सीमित करके रख दिया। हालांकि इनके प्रमाणों की अगर बात करें तो विदेशों में भी हैं, यानी कहीं न कहीं विदेशों तक भी इनका शासन रहा था। खैर,
लेकिन हमारे पास में चीजें अवेलेबल है ही नहीं पुस्तकों में, तो आपको पूछेंगे तो है नहीं, तो फालतू इन बातों का डिस्कस करने से कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, इन्होंने गरुड़ प्रकार की मुद्रा चलाई थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अश्वमेध प्रकार, परशु प्रकार, धनुधारी प्रकार, व्याघ्र हनन या सिंह हनन प्रकार और वीणा प्रकार की मुद्राएं। इन्हें वसुबंधु यानी धरती का मित्र भी कहा जाता है, धरणी बंध यानी धरती को बांधने वाला भी कहा जाता है, इन्हें परम भागवत भी कहा जाता है, इन्हें 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, 100 युद्ध जीते थे, और इन्हें सर्व राज्योच्छेदता यानी सारे राजाओं का नाश करने वाला भी कहा जाता है, इन्हें प्रसवोद्धरण भी कहा जाता है यानी समूल नाशक भी कहा जाता है, और इन्हें भारतीय नेपोलियन भी कहा है किसी व्यक्ति ने जिनका नाम है V.A. स्मिथ। इनकी बात पर मुझे हंसी आती है और तरस भी आता है हिंदुस्तान के इतिहास पर। खैर, वैसे आप माने ना माने, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास जो है वह लगभग झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, वास्तविकता बहुत कुछ अलग है। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, ये दायित्व नहीं है कि हम इन बातों का जिक्र करें या फिर इन बातों पर डिस्कस करें या लंबी बहस छेड़ें, लेकिन थोड़ा सा हमारा एक उद्देश्य तो ज़रूर है कि इनके साम्राज्य विस्तार को थोड़ा सा देख लें। देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के समय हिंदुस्तान कैसा था, इसकी तस्वीर तो हम अच्छे से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब इतिहासकारों ने कह ही दिया कि प्रमाण नहीं है, तो मैं भला और आप भला कहां से प्रमाण ला सकते हैं। खैर, कोशिश की जाए तो प्रमाण आ भी सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट कोशिश करना कोई चाहता नहीं ना। मुझे काफ़ी छोटा मैप बनाना पड़ा, क्योंकि इनका मैप वो फैलता जाएगा। वास्तव में आर्यव्रत क्या था वो तो आपको अब पता चलेगा, और हिंदुस्तान में कितने बड़े सम्राट थे समुद्रगुप्त, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन, जो महाराज समुद्रगुप्त का महासांधि विग्रह के यानी विदेश मंत्री माना जाता है। महा यानी बड़ा, सांधि यानी संधि करने वाला, विग्रह यानी तोड़ने वाला, एक तरह से विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर या घरेलू मामलों का प्रमुख भी कह सकते हैं। एक तरह से होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के अंडर में थी। देखिए, हरिसेन अपनी प्रयाग प्रशस्ति में लिखता है कि महाराज समुद्रगुप्त ने प्रथम आर्यावर्त अभियान किया था, और प्रथम आर्यावर्त अभियान में उन्होंने 3 नाग शासकों को परास्त किया था, और इन 3 नाग शासकों का नाम भी लिखा है हरिसेन ने, जिनका नाम है कोतकुलज नाग, भवनाग और अच्युत नाग। ठीक है, खैर इतना बारीकी से आपको नहीं पूछा जाएगा, मैं तो हालांकि काफी लंबा शोध करके बैठा हूं इन सारी चीजों पर। तो महाराज समुद्रगुप्त ने यह अभियान किया था, 3 नाग शासकों को परास्त किया था। हमारे तथाकथित इतिहासकार, मेरी परम श्रद्धेय डॉक्टर रोमिला थापर और इत्यादि इतिहासकार कहते हैं कि प्रमाण नहीं है हमारे पास। अभी कुछ देर पहले मैंने सिक्के बताए थे आपको, जिसमें सबसे पहली मुद्रा बताई थी मैंने, और वो मुद्रा थी गरुड़ प्रकार की। गरुड़ प्रकार की मुद्रा, थोड़ा जरा सोचिए, उस सिक्के के आगे वाले भाग पर एक गरुड़ अपनी चोंच में नाग को दबाकर ले जाता हुआ दिखाया गया है। सिक्के के आगे वाले भाग पर एक गरुड़ अपनी चोंच में नाग को दबाकर ले जाता हुआ दिखाया गया है। गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। सम्राट समुद्रगुप्त को क्या कहा है हरिसेन ने? परम भागवत। परम भागवत का अर्थ क्या होता है? विष्णु का अवतार। यानी कहीं ना कहीं सम्राट समुद्रगुप्त ने प्रथम आर्यावर्त अभियान के दौरान 3 नाग शासकों को परास्त किया था, जो वर्तमान उत्तराखंड से लगाकर बुंदेलखंड वाले इलाके में फैले हुए थे। ठीक है, उसके बाद में सम्राट समुद्रगुप्त ने एक और अभियान किया था, सैनिक अभियान, जो दक्षिणापथ विजय कहलाता है। दक्षिणापथ विजय के दौरान उन्होंने करीब 14 राजाओं को एक साथ परास्त किया था, और उन राजाओं का नेतृत्व कर रहा था कांची का शासक विष्णुगुप्त। तो दक्षिणापथ विजय सम्राट ने की, यह हरिसेन लिखता है, हमारे इतिहासकार कहते हैं इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है।
आप उस सिक्के को देखिए जो दूसरा मैंने बताया था, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। उस सिक्के के आगे वाले भाग पर एक अश्व जा रहा है और पीछे पीछे सेना बनी हुई है। मालूम चलता है कि सम्राट ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो हो सकता है कि सम्राट ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, देखिए गुप्तों की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी, और गुप्त वंश के जो शासक हैं वह वैष्णव धर्म को मानते थे, क्योंकि अधिकांश शासकों की उपाधि मिलती है परम भागवत, और उनके सिक्कों पर के पीछे वाले भाग पर अधिकांश सिक्कों पर पद्मासना लक्ष्मी बनी हुई है। तो दक्षिणापथ विजय की थी सम्राट ने, तो हो सकता है कि दक्षिण भारत के राजाओं ने उनका अश्व पकड़ लिया था, और पकड़ के शायद हो सकता है कि उस समय सम्राट ने उनको हराया हो। और सम्राट ने हरा के सिर्फ उनको अपने अधीन नहीं किया, सम्राट ने उन्हें छोड़ दिया और एक नीति चलाई थी, ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। दक्षिणापथ विजय के खिलाफ इन्होंने एक नीति चलाई थी जिसका नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रहण। ग्रहण यानी राज्य को ग्रहण करना, और मोक्ष यानी मुक्त करना, और फिर उनसे ग्रहण करना यानी कर ग्रहण करना। उसके बाद में सम्राट ने कहते द्वितीय आर्यावर्त अभियान चलाया, और इस बार सम्राट ने 13 नाग शासकों को एक साथ परास्त किया, और उन 13 नाग शासकों में 3 नाग शासकों का नाम वैसे ही रिपीट कर रहा है जो प्रथम आर्यावर्त अभियान के दौरान हरिसेन ने किए थे, कोतकुलज नाग, भवनाग और अच्युत नाग। इसके अलावा गणपति नाग, देवनाग जैसे और भी शासक थे। तो हो सकता है कि जब सम्राट दक्षिण की ओर विजय करने के लिए गए तो उत्तर भारत की स्थिति असंतुलित हो गई हो। इतिहासकार कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति के अलावा हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण मैं देता हूं ना। तीसरा सिक्का मैंने बताया आपको, और वो है परशु प्रकार का सिक्का। उस सिक्के के आगे वाले भाग पर एक राजा परशा लिए हुए खड़ा है, और सामने डॉट डॉट बने हुए हैं, जैसे कि भगवान परशुराम ने पूरे आर्यावर्त को क्षत्रिय विहीन किया था, वैसे सम्राट समुद्रगुप्त ने पूरे आर्यावर्त यानी उत्तर भारत को नाग विहीन किया था। और नीचे लिखा हुआ है महाराजाधिराज समुद्रगुप्तस्य प्रसभोदरण, यानी समूल नाश किया नागों का। तो ऐसी बहुत सारी विजय हैं जो मैं अगर कंप्लीटली आपको पूरी डिस्कस करने बताऊं तो शायद एक वीडियो तो क्या, इसके लिए बहुत वीडियो लग जाएंगे। तो इतना मैटर आपके एग्जाम में खींचते नहीं है, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, और कर भी लूंगा तो सबसे मेजर बात आपके यहां रहना जरूरी है। इसलिए मैंने स्टार्ट में जो बताया था आपको कि इनकी आप एक प्रशस्तियां, इनके लेख याद कर लीजिए, इनकी उपाधियां याद कर लीजिए, और इनके सिक्के याद कर लीजिए, इतना काफी है। उसके बाद में तो सम्राट ने द्वितीय आर्यावर्त अभियान के दौरान और भी सैनिक अभियान किए थे, जो आटविकों के खिलाफ यानी जंगली जातियों के खिलाफ किए थे। उसके बाद में पर्यंत यानी सीमांत अभियान किए थे। पर्यंत के बाद में उन्होंने 9 गणराज्यों को जीता था, जो कि राजस्थान, गुजरात और उधर वाले इलाकों में थे, अपने पंजाब हरियाणा में। और उसके बाद में सम्राट ने विदेशी राज्यों को भी जीता था, जिसमें हरिसेन ने मुरुंड, शक, बहुत सारे राज्यों का जिक्र किया है, जिसमें ताम्रपर्णी श्रीलंका का भी जिक्र है, सुवर्ण भूमि यानी इंडोनेशिया का भी जिक्र है, चंपा का भी जिक्र है, यानी वर्तमान इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो तक कब्जा कर रखा था सम्राट समुद्रगुप्त ने। भारतीय इतिहासकार कहते हैं प्रमाण नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए प्रमाण कितने चाहिए। आज क्या भारतीय संस्कृति, भारतीय हिंदुत्व के प्रमाण क्या विदेशों में नहीं है? मैं पूछता हूं कि वर्तमान अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया का सूर्य मंदिर है, वो किसने बनाया? जो मुद्राएं चलती हैं वर्तमान इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो में, उनमें भी जिक्र है। बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहां हिंदुत्व कैसे फैला, किसने फैलाया? बहुत सोचने वाली बात है। 190 साल तक ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान को सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं लूटा, हमारे ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास को भी काफी चोट पहुंचाई है। भारतीय इतिहास को दबा दिया गया। एक शब्द कहूंगा,
मैं कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता और इसकी बहस बहुत लंबी हो जाती है। भारतीय इतिहास, हिंदुत्व का जो इतिहास है उसे दबाया गया और मुस्लिम इतिहास को ऊपर लाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ते रहे। इसी को कहते हैं ब्रिटिश सरकार का डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और उसी रणनीति को, उसी शिक्षा प्रणाली को बाद में भारतीय सरकारों ने भी अपनाया। 70 साल से एक सरकार ने अपनाया और आज भी हिंदुस्तान में उसी का नतीजा है कि जो हिंदू मुसलमान सब भाईचारे और प्रेम से रहते आए थे, ब्रिटिश सरकार की कारिस्तानियां देखिए और वर्तमान सरकारों की कारिस्तानियां देखिए कि हम आपस में ही लड़ते रहते हैं और आपस में लड़ने वाले कभी आगे नहीं पहुंच पाते। हिंदुस्तान के पास टैलेंट और दिमाग जितना है शायद विश्व के किसी भी देश के पास में होगा, लेकिन परिणाम वो दिमाग गलत जगहों पर लगता है। खैर, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये मैटर, लेकिन मैं फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पर विराम देना चाह रहा हूं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सम्राट के बारे में। हालांकि आप चाहें तो मेरे पास में डिस्कस के लिए और प्रमाणों की कोई कमी नहीं है। आप जितने चाहे मैं उतने एविडेंस देने के लिए तैयार हूं, यहां बैठे बैठे भी। बट हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम एग्जाम में पास कैसे हो। फिलहाल ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। हमारा जो बबल है, गोला है, एग्जाम में कैसे राइट हो, दैट्स इट। और वो क्या है ना, एक राष्ट्रवादी होने की वजह से कभी कभार दिल मानता नहीं है, क्योंकि दिल इंसान का दुखता है तो वो कहीं ना कहीं किसी के साथ में तो डिस्कस कर ही लेता है। अब ये इतिहास वाली बातें मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ में तो शेयर नहीं कर सकता ना, क्योंकि उनको तो इतिहास की एबीसीडी नहीं आती, तो मैं किससे डिस्कस करूंगा? जो मुझे सुन रहा है उसी से करूंगा। हालांकि अपने आप को काफी कंट्रोल में रखता हूं, फिर भी कभी कभार आई जाती है जुबान पर। देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के नेक्स्ट पुत्र सम्राट बने थे जिनका नाम था रामगुप्त। मैंने आउटलाइन में भी बनाया था। और रामगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें इतिहास में विक्रमादित्य नाम से बहुत जानते हैं। इनका टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में ही बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको फिलहाल के लिए इतना बता दूं कि यह टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको वास्तव में लगेगा कि हिंदुस्तान क्या था और क्या बना के छोड़ दिया हिंदुस्तान को। लेकिन इस वीडियो का अंत करने से पहले थोड़ा सा रामगुप्त का जिक्र यहां जरूर कर लेते हैं। देखिए, रामगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, जिसे ध्रुव स्वामिनी भी कहते हैं। बचपन में बहुत नाटक सुना होगा। रामगुप्त को शक शासक ने गिरफ्तार कर लिया अपने राज्य में बुलाकर और डिमांड की कि वह तभी उसको छोड़ेगा, उसकी जान बख्शेगा, जब उसकी पत्नी को वह शकराज के पास भेजे। तो शकराज ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकराज के पास भेजने को राजी हो गया था। यानी एक पति ने अपनी जान बचाने के लिए पत्नी को किसी पराये मर्द के साथ भेजने के लिए तैयार हो गया। और यह बात सहन नहीं हुई ध्रुव स्वामिनी के देवर यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं ध्रुव देवी का रूप धारण करा, लड़की बने और डोली में बैठकर शकराज के महलों में गए। जब शकराज ने अपनी ख्वाबगाह में, अपने महल में जब घूंघट उठाया तो वह ध्रुव देवी नहीं ध्रुव देवा निकल गया, यानी चंद्रगुप्त निकल गए। शकराज कुछ करे उससे पहले
उन्होंने तुरंत खंजर से वार करके शकराज का अंत कर दिया और अपनी भाभी की लाज बचाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के इसी कारनामे की वजह से गुप्त साम्राज्य की जनता ने रामगुप्त को गद्दी से हटाकर सम्राट बनाया और वो सम्राट बने थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल यहां से शुरू होता है। वास्तव में देखा जाए तो इस साम्राज्य में कुछ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ था। जनता में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, शांति और चेहरे पे स्माइल, कुछ भी नहीं। इसके अलावा जनता बहुत सुखी थी। एक तरह से इनका समय राम राज्य कहा जा सकता है। हालांकि भारतीय इतिहास को ब्रिटिश सरकार ने काफी उलझाने की कोशिश की। इतिहासकार इन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, लेकिन भारत के एक और विक्रमादित्य पहले हुए थे। वर्तमान इतिहासकार कहते हैं कि ये वही विक्रमादित्य थे जो उज्जैनी के राजा कहलाते हैं, जिनका राम राज्य था। लेकिन भारतीय जो लोग हैं वो विक्रमादित्य किसी और को मानते हैं। डेटों का वापस झोल, विक्रम संवत की समस्या, बहुत समस्याएं इतिहास में पड़ी हुई हैं। खैर, हमें इन समस्याओं को सुलझाना नहीं है, क्योंकि हम किसी भी विषय पर शोध नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ये बात जिक्र कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि एग्जाम कैसे क्रैक हो। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होगा गुप्त साम्राज्य के नेक्स्ट सम्राट महाराज विक्रमादित्य के बारे में, और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है। थैंक यू, बाय।